हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स। क्लास 12 फिजिक्स का हमारा पहला यूनिट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और अगर हम बात करें एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारा पहला चैप्टर होगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। आज बेसिकली इंट्रोडक्शन क्लास है, तो सबसे पहले हम क्लास 12 फिजिक्स के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद चार्ज के बारे में कुछ बेसिक बातें हैं। अगर हम बात करें क्लास 12 फिजिक्स की, तो क्लास 12 फिजिक्स को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। सेकेंड पार्ट होगा ऑप्टिक्स का, ऑप्टिक्स। और थर्ड पार्ट में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स। हाँ, तो क्लास 12 फिजिक्स को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। पहला पार्ट होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, सेकेंड पार्ट में हम लोग ऑप्टिक्स को पढ़ेंगे और थर्ड पार्ट में मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ेंगे। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लगभग 55% सिलेबस हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से कंप्लीट होगा। 55% सिलेबस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से कवर होगा और 15% सिलेबस 15% सिलेबस हमारा ऑप्टिक्स से कवर होगा और बाकी 30% सिलेबस 30% सिलेबस हमारा मॉडर्न फिजिक्स से कंप्लीट होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम लोग 2 यूनिट में पढ़ेंगे। पहला यूनिट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, पहला यूनिट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का और सेकेंड यूनिट होगा इलेक्ट्रोडायनामिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स 2 यूनिट में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को पढ़ने वाले हैं। जब चार्ज रेस्ट में होगा, चार्ज एट रेस्ट, जब चार्ज रेस्ट में होगा तो उसकी कहानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर होगी। और जब चार्ज मोशन करने लग जाएगा तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर पढ़ेंगे। जब चार्ज रेस्ट में होगा तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ेंगे और जब चार्ज मोशन करने लगेगा तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम लोग सबसे पहले चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज क्या होता है, टाइप्स ऑफ चार्ज पढ़ेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे और कैपेसिटर, कैपेसिटर वगैरह के बारे में भी इसी के अंदर पढ़ने वाले हैं, कैपेसिटर। ठीक है, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोडायनामिक्स को पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में सबसे पहले हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। जब चार्ज मोशन करने लग जाता है तो उसी का नाम या उसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। उसी का नाम हम लोग क्या रखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इसके बाद मैग्नेटिज्म को पढ़ेंगे, इसके अंदर मैग्नेटिज्म को। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब EMI, शॉर्ट टर्म में इसको क्या बोलते हैं, EMI। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को भी इसी के अंदर पढ़ने वाले हैं और AC करंट को भी इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर पढ़ें। क्लियर है? तो ये हमारे क्लास 12 फिजिक्स का के सिलेबस का ब्रेकअप हुआ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड।
अगर हम बात करें चार्ज की, तो चार्ज क्या होता है? व्हाट इज चार्ज? चार्ज चार्ज क्या है? व्हाट इज चार्ज? चार्ज किसी बॉडी की एक इंटेंसिक प्रॉपर्टी है। जिस तरह से मास किसी बॉडी की इंटेंसिक प्रॉपर्टी है, उसी तरह चार्ज भी किसी मैटर की, किसी बॉडी की एक इंटेंसिक प्रॉपर्टी है। जितना ही फंडामेंटल मास है उतना ही फंडामेंटल चार्ज भी है। हम लिखते हैं इंटेंसिक प्रॉपर्टी, इंटेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इंटेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which is due to produces and experiences electric and magnetic effect, electric and magnetic effect। चार्ज किसी बॉडी की, किसी मैटर की इंटेंसिक प्रॉपर्टी है, जिसके वजह से चार्ज किसी मैटर की इंटेंसिक प्रॉपर्टी है, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं या तो फिर एक्सपीरियंस किए जाते हैं। चार्ज किसी मैटर की या किसी बॉडी की एक इंटेंसिक प्रॉपर्टी है, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट या तो एक्सपीरियंस किए जाते हैं या फिर प्रोड्यूस किया जाता है। अगर हम बात करें चार्ज की, तो चार्ज का सिंबल ऑफ चार्ज का सिंबल हम क्यू लिखते हैं। चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्ब होता है, जिसे हम शॉर्ट टर्म में सी भी लिखते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें चार्ज की, तो चार्ज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटा यूनिट, चार्ज का स्मॉलेस्ट यूनिट फ्रैंकलिन होता है, फ्रैंकलिन। और लार्जेस्ट यूनिट कूलम होता है, लार्जेस्ट यूनिट फैराडे होता है। और चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होता है। चार्ज का सिंबल हम क्यू लिखते हैं। चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है, जिसे हम शॉर्ट टर्म में सी से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज का सबसे छोटा यूनिट फ्रैंकलिन होता है और सबसे बड़ा यूनिट फैराडे होता है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अगर हम बात करें चार्ज की, तो चार्ज दो तरह का होता है। देयर आर टू टाइप्स। चार्ज दो तरह का होता है। फर्स्ट होगा हमारा पॉजिटिव चार्ज और सेकेंड होगा निगेटिव चार्ज। चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और निगेटिव चार्ज का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब जब किसी मैटर से या जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया जाए तो उसके अंदर बनने वाला चार्ज पॉजिटिव होगा, और जब किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसके अंदर बनने वाला चार्ज निगेटिव होगा।
तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया है उस बॉडी से, और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे दिया गया है। क्लियर है? जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो निगेटिव चार्ज बनेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा। इसको और भी डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक। प्लस चार्ज रिपेल करता है, प्लस चार्ज रिपेल करता है, और माइनस चार्ज भी रिपेल करता है। हमने क्या देखा कि प्लस चार्ज रिपेल करता है, माइनस भी रिपेल करता है, और प्लस माइनस अट्रैक्ट करता है। प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा, प्लस रिपेल करेगा, माइनस रिपेल करेगा, प्लस अट्रैक्ट करेगा। हमने देखा कि सेम चार्ज रिपेल करता है और अपोजिट नेचर का चार्ज अट्रैक्ट करता है। तो हम क्या लिखेंगे? सेम नेचर का चार्ज, सेम चार्ज रिपेल करेगा और अपोजिट नेचर का चार्ज अट्रैक्ट करेगा। सेम नेचर का चार्ज रिपेल करेगा, अपोजिट नेचर का चार्ज अट्रैक्ट करेगा। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद अच्छा, चार्ज के साथ हमेशा मास भी होगा। चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। चार्ज बिना मास का पॉसिबल नहीं है। चार्ज के साथ हमेशा मास भी होगा, लेकिन इसका अपोजिट ट्रू नहीं है। मास के साथ हमेशा चार्ज नहीं होगा, लेकिन चार्ज के साथ हमेशा मास होगा। क्लियर है? छाप लो, वीडियो पॉज करके छाप लो। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चार्ज और मास में कुछ डिफरेंसेस, क्योंकि दोनों ही किसी मैटर की, किसी बॉडी की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले इसके बाद हम लोग दोनों के डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। मिटा दे। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। चार्ज और मास में क्या डिफरेंसेस है, इसको पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले चार्ज, उसके बाद मास। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि चार्ज दो तरह का होता है। चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जबकि मास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। कभी किसी को -5 kg आलू देना कहते हुए सुने हो क्या? कभी कोई कहता है कि भैया मुझे -5 kg आलू दो? चार्ज हमेशा मास हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा। चार्ज पर दो तरह का फोर्स लगेगा। पहला एक अपोजिट नेचर का चार्ज होगा तो अट्रैक्ट करेगा, और सेम नेचर का चार्ज होगा तो रिपेल करेगा। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेगा, सेम नेचर का चार्ज रिपेल करेगा, जबकि मास सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट करेगा। मास सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट। चार्ज पे दो तरह का फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सन, जबकि मास पर सिर्फ अट्रैक्शन लगता है। क्लियर है? अच्छा, अगर हम बात करें चार्ज की, तो चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है,
इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि मास स्पीड पे डिपेंड करता है। डिपेंड ऑन स्पीड। चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, मास स्पीड पे डिपेंड करता है। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का मास रेस्ट मास से ज़्यादा होगा। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा और वो मूव करने लग जाएगा तो रेस्ट का मास मूविंग मास से कम होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट उसका मूविंग मास रेस्ट मास से ज़्यादा होगा। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा तो उसका मास भी बढ़ जाएगा। क्लियर है? छाप लो इसको। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मिटा दे। क्या पढ़ेंगे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन neither be created, neither be created nor be destroyed, nor be destroyed, but can be transferred, but only can be transferred, only can be transferred. But only can be ट्रांसफर्ड। चार्ज को न तो क्रिएट किया जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट ट्रांसफर किया जा सकता है। किसी बॉडी से किसी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, ऑफ एन आइसोलेटेड system, the total charge of an isolated system remains constant, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। मान लो हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया, इस आइसोलेटेड सिस्टम में 3 बॉडी है। एक के ऊपर चार्ज है +3 कूलम, एक पर है -2 कूलम और एक पे है मान लो +1 कूलम। ठीक है, तो अब मैंने इस सिस्टम को लिया और हिलाया, डूंग 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 हिलाया और छोड़ दिया। तो उसके बाद हम क्या देखते हैं, कि इस बॉडी पर चार्ज आ गया -3 कूलम, इस पे चार्ज आ गया +1 कूलम, -1 कूलम। तो इस पे कितना चार्ज होगा, इस पर कितना चार्ज, कितना ही भारी सवाल है। तो हम इसको लिखेंगे Q1 + Q2 + Q3 बराबर Q-1 + Q-2 + Q-3। दोनों में टोटल चार्ज तो दोनों में सेम ही होगा, तो दोनों को हम बराबर कर देंगे। तो Q1 हमारा कितना है, 3 + -2 कूलम, उसके बाद है ना 3 - 2 + 1 बराबर -3 -1 + Q-3। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, 3 और 1 4, 4 में से 2 जाएगा तो 4 में से 2 जाएगा तो +2 होगा, +2
बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, -3 और -1 -4 प्लस Q-3। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, Q-3 बराबर होगा 2 + 4 बराबर 6 कूलम। तो इस पे कितना चार्ज होगा, प्लस का 6 कूलम। तो देखो तो दोनों का टोटल चार्ज सेम है, 3 और 1 4, 4 में से 2 जाएगा, 2 कूलम, ठीक है। -3 और -1 -4, 6 में से -4 जाएगा तो 2 कूलम। टोटल चार्ज हमेशा सेम रहेगा। क्लियर है? किसी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मिटा दें, आप लिए ठीक। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, विच इज अवेलेबल ऑन फिक्स्ड अमाउंट, ऑन फिक्स्ड अमाउंट। कोई भी चीज जो फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल होता है उसी को हम क्वांटाइजेशन कहते हैं। मान लो अगर हम मार्केट गए मार्कर लेने के लिए, तो मार्कर हम या तो 1 ले सकते हैं, या 2 ले सकते हैं, या 3 ले सकते हैं। मार्कर कभी भी हम आधा नहीं ले सकते हैं, 1.5 मार्कर हम नहीं ले सकते हैं। तो मार्कर हम कभी भी 1 ही लेंगे, या 2 लेंगे, या 3 लेंगे। अगर मान लो मार्केट गए हम केला लेने के लिए, केला या तो हम 1 लेंगे, या 2 लेंगे, या 3 लेंगे। आधा केला या 1.5 केला हम नहीं ले सकते हैं। तो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कोई भी चीज जो फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल हो। तो हमने क्या देखा कि चार्ज क्वांटाइज्ड है, चार्ज क्वांटाइज्ड है। तो सबसे छोटा चार्ज, द स्मॉलेस्ट चार्ज, द smallest charge, the smallest charge that can be exist independently is charge on one electron। सबसे छोटा और इंडिपेंडेंट चार्ज, सबसे छोटा और इंडिपेंडेंट चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। 1 इलेक्ट्रॉन पर इस यूनिवर्स का सबसे छोटा और इंडिपेंडेंट चार्ज होता है। 1 इलेक्ट्रॉन पर इस यूनिवर्स में सबसे छोटा और इंडिपेंडेंट चार्ज होता है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। 1 इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है, ठीक है। इसको हम लोग फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं, फंडामेंटल चार्ज।
इसका दूसरा नाम क्या है? फंडामेंटल चार्ज। क्लियर है? इसका एक और डिफिनेशन है, मेन डिफिनेशन ये है कि चार्ज ऑलवेज comes charge always exist in integral multiple charge always exist in integral multiple of fundamental charge चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। चार्ज या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या फिर माइनस एक इलेक्ट्रॉन होगा। चार्ज या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा या फिर माइनस 2 इलेक्ट्रॉन होगा। चार्ज या तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा या फिर माइनस 3 इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह करते हुए चार्ज या तो प्लस n इलेक्ट्रॉन होगा या फिर माइनस n इलेक्ट्रॉन होगा। चार्ज या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या -1, या 2 इलेक्ट्रॉन होगा या -2 इलेक्ट्रॉन होगा, या 3 इलेक्ट्रॉन होगा या -3 इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह प्लस n इलेक्ट्रॉन होगा या फिर माइनस n इलेक्ट्रॉन होगा। चार्ज कभी भी 0.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। चार्ज कभी भी 1.6 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। चार्ज कभी भी 2/3 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसको एक लाइन में लिखा है तो अगर हम इसको एक लाइन में लिखा है तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ठीक है, छाप लो इसको, छाप लो। इसके बाद तब फिर एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। छाप लिए, छाप लिए, मिटा दे। चलो ठीक है। तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, जहाँ Q हमारा चार्ज होगा, Q चार्ज होगा, N इंटीजर होगा और E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होगा? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर चार्ज होता है। ठीक है, तो क्या किसी बॉडी को, हमारा क्वेश्चन है कि क्या किसी बॉडी को 8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम चार्ज दिया जा सकता है? क्या 8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम चार्ज इज पॉसिबल? चार्ज पॉसिबल है क्या? क्या 8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम चार्ज पॉसिबल है? चेक करते हैं हम लोग। कैसे चेक करेंगे? इसको इस फॉर्मूला पर पुट करके चेक करेंगे। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। तो Q बराबर क्या है हमारा? 8 इंटू 10⁻⁻18 बराबर माइनस n इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, n बराबर क्या होगा, n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर होगा 8 इंटू 10⁻−18 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻−19। तो अगर हम इसको यहाँ से काटा-काटी कर ले तो कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80, कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 5, और ये 10⁻19 ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 19 में से 18 जाएगा तो कितना बच जाएगा 10⁻1। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा 5 इंटू 10, तो बराबर कितना होगा 50। तो n बराबर क्या निकल के आया, n बराबर 50 निकल गया। कितना निकल गया, n बराबर 50। जब भी n का वैल्यू इंटीजर में आएगा तो चार्ज पॉसिबल होगा, जब कभी भी n का वैल्यू इंटीजर आएगा तो चार्ज पॉसिबल होगा, अगर n का वैल्यू इंटीजर नहीं आएगा तो चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। तो हाँ, n का वैल्यू इंटीजर आया है तो ये चार्ज पॉसिबल होगा। क्लियर है सब लोग। अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में। मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग। सबसे पहला मेथड हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट। चार्जिंग बाय कंडक्शन, कंडक्शन का मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट। जब दो बॉडी को आपस में टच कराएंगे तो उसको हम लोग चार्जिंग बाय कंडक्शन कहते हैं। मान लो हमने एक कंडक्टिंग बॉडी लिया, हमने एक, इस पर निगेटिव चार्ज है। मान लो हमने एक कंडक्टिंग बॉडी ली जिस पर निगेटिव चार्ज है। अच्छा, निगेटिव चार्ज का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब किसी बॉडी में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उस पर चार्ज निगेटिव बनेगा। अच्छा, इसके बाद हमने लिया एक कंडक्टिंग बॉडी जो कि अनचार्ज है, एक अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी ली हमने, अनचार्ज। अनचार्ज का मतलब न्यूट्रल, अनचार्ज का मतलब न्यूट्रल बॉडी लिया। अच्छा, न्यूट्रल बॉडी में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? क्या न्यूट्रल बॉडी में 0 इलेक्ट्रॉन होगा? नहीं, न्यूट्रल बॉडी में जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। न्यूट्रल बॉडी में जितना प्रोटॉन होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रल बॉडी में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। हाँ, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो कंडक्शन का मतलब हुआ डायरेक्ट कांटेक्ट। हम क्या कराएंगे, हम क्या करेंगे, इन दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे। अनचार्ज बॉडी को, न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी से टच कराएंगे तो क्या होगा? जब हमने न्यूट्रल बॉडी को इससे टच कराया तो क्या होगा? तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें जाना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अनचार्ज बॉडी में हो जाएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कम, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर अनचार्ज बॉडी में चला जाएगा, न्यूट्रल बॉडी में चला जाएगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि चार्ज बॉडी में कुछ चार्ज की कमी हो गई और अनचार्ज बॉडी पर कुछ
चार्ज आ गया, न्यूट्रल बॉडी पर कुछ चार्ज आ गया। तो क्या चार्ज हमेशा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा? नहीं, ये डिपेंड करता है किसी बॉडी के शेप, साइज और मटेरियल पर। अगर शेप, साइज और मटेरियल तीनों ही सेम होगा तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर है? हमने सबसे पहले एक कंडक्टिंग बॉडी ली जिस पर निगेटिव चार्ज है, उसके बाद हमने एक अनचार्ज बॉडी लिया, न्यूट्रल बॉडी लिया, दोनों को फिर टच कराया। टच कराने से क्या होगा? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है निगेटिव बॉडी में, तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल बॉडी में चला जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर न्यूट्रल बॉडी में हो जाएगा तो इसमें कुछ चार्ज की कमी हो जाएगी और न्यूट्रल बॉडी कुछ निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। क्लियर है? अच्छा, इसका डिफिनेशन हम लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज by contact of two conducting bodies, जब दो कंडक्टिंग बॉडी को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे तो चार्ज ट्रांसफर होगा। इस प्रोसेस को हम लोग चार्जिंग बाय कंडक्शन कहते हैं। क्लियर है आप लोग? इसके बाद हमारा सेकेंड मेथड होगा चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन विदाउट कॉन्टेक्ट। मिटा दें इसको, छापिए। चार्जिंग बाय इंडक्शन, मान लो हमने एक अनचार्ज बॉडी लिया। सबसे पहले हमने एक अनचार्ज बॉडी लिया, न्यूट्रल बॉडी लिया। सबसे पहले हमने एक न्यूट्रल बॉडी लिया, न्यूट्रल बॉडी ए लिया। अब हमें इसको पॉजिटिव चार्ज करना है, तो कैसे करेंगे? हम सबसे पहले एक चार्ज बॉडी लेंगे, मान लो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, हमें इसको पॉजिटिव चार्ज करना है, तो हम निगेटिव चार्ज बॉडी को लाएंगे। इस बार इसको टच नहीं कराएंगे, बस इसके पास लाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस चार्ज बॉडी को इस न्यूट्रल बॉडी के पास लाएंगे। जब हम इस चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास लाएंगे तो क्या होगा? इस पर निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज न्यूट्रल बॉडी के सारे इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देगा और सारे पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगा। इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके इस सरफेस पे भेज देगा, इधर कर देगा और सभी पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगा। इसको बोलते हैं किसी चीज का पोलराइजेशन होना। क्या बोलते हैं इसको? पोलराइजेशन। तो सारे निगेटिव चार्ज को रिपेल कर देगा, सभी पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर देगा। उसके बाद हमने फिर एक कंडक्टिंग बॉडी लिया बी, जिसको कंडक्टिंग बॉडी ए से टच करा दिया। हमने एक कंडक्टिंग बॉडी लिया बी, जिसको कंडक्टिंग बॉडी ए से टच करा दिया। और ये भी कैसी बॉडी है? न्यूट्रल है। ये भी न्यूट्रल कंडक्टर है। हमने एक कंडक्टर लिया बी, जिसको कंडक्टर ए से टच करा दिया और ये भी न्यूट्रल है। तो ये निगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा तो ये सारा निगेटिव चार्ज ट्रांसफर होके कंडक्टिंग बॉडी बी में आ जाएगा।
ये निगेटिव चार्ज सभी निगेटिव चार्ज को रिपेल करता रहेगा और सभी पॉजिटिव चार्ज को पकड़ के रखेगा। तो सब निगेटिव चार्ज का ट्रांसफर कंडक्टिंग बॉडी बी में हो जाएगा, सारा इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग बॉडी बी में चला जाएगा। उसके बाद हम इस निगेटिव चार्ज वाले बॉडी को बना के रखेंगे, ए और बी को सेपरेट कर लेंगे, ए और बी को सेपरेट कर लेंगे। इस पे क्या था, निगेटिव चार्ज। अब हमने कंडक्टिंग बॉडी ए को सेपरेट कर लिया, प्लस 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 प्लस, और बी को भी सेपरेट कर लिया। तो कंडक्टिंग बॉडी ए पर आ गया सारा के सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके सब चला गया कंडक्टिंग बॉडी बी में। तो कंडक्टिंग बॉडी में निगेटिव चार्ज हो जाएगा और कंडक्टिंग बॉडी ए पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। देखो, सबसे पहले हमने एक न्यूट्रल बॉडी लिया। न्यूट्रल बॉडी पर जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद हमें इस कंडक्टिंग बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है, तो हम इस बार लेके आए फिर निगेटिव चार्ज को रिपेल किया और अपोजिट चार्ज को पकड़ के रखा है। निगेटिव चार्ज को रिपेल करके कंडक्टिंग बॉडी बी में भेज दिया और पॉजिटिव चार्ज को पकड़ के रखा। उसके बाद हम कंडक्टिंग बॉडी ए और बी को सेपरेट कर लिए और इसको इसी तरह बनाए रखें ताकि वो निगेटिव चार्ज को रिपेल करता रहे और पॉजिटिव को पकड़ के रखे। क्लियर है? अच्छा, इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग an uncharged conductor. The process of charging an uncharged conductor by bringing it to a charged conductor without any physical contact, क्लियर हुआ? मिटा दें। इसके बाद हमारा लास्ट मेथड होगा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। मिटा दें। इसके बाद हमारा तीसरा मेथड होगा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जब हम लोग दो बॉडी को आपस में रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हो जाएगा। जब हम लोग दो बॉडी, मान लो हमने एक बॉडी लिया जिसको रब कर दिया, मान लो हमने दो बॉडी लिया जिसको एक दूसरे से रब कर दिया। रब करने के बाद क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हो जाएगा। मान लो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ए से बी में हो गया, मान लो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ए से बी में हो गया, तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पर बनेगा पॉजिटिव चार्ज और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पर बनेगा निगेटिव चार्ज। मान लो
इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ए से बी में भी हो सकता है, बी से ए में भी हो सकता है। हम मान लिए कि ए से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बी में हो गया, तो बॉडी ए में जो चार्ज बनेगा वो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है इसमें। और बॉडी बी इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो इस पर निगेटिव चार्ज बनेगा। जब हमने दो बॉडी को आपस में रब किया तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हो गया। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज की उस पर बनेगा पॉजिटिव चार्ज, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन किया उस पर बनेगा निगेटिव चार्ज। मान लिए हम कि ए ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज बना, और बी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उस पर निगेटिव चार्ज बना। क्लियर है? इफ, इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, इफ वी रब, ये हम लोग क्या किए, रब किए, रगड़े। इफ वी रब ए बॉडी टू अनोदर बॉडी, जब हम लोग किसी बॉडी को दूसरे बॉडी से रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा। देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनोदर बॉडी। जब हम लोग दो बॉडी को आपस में रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हो जाएगा। जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर बनेगा निगेटिव चार्ज, और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन खोएगा उस पर बनेगा पॉजिटिव चार्ज, और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पर बनेगा निगेटिव चार्ज। क्लियर हो गया? तो यहीं पर समाप्त करते हैं हम लोग आज का अपना लेक्चर। हमारा अगला लेक्चर होगा कूलॉम्स लॉ पे।